वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम एकदम देखेंगे अप्लाइड मैकेनिक्स का तीसरा पार्ट। इससे पहले हम लोगों ने दो पार्ट को ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। तो जहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट किया था उसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने बॉडी तक मतलब पिन तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम लोग उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं और उसके आगे का स्लाइडर को हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ बताया गया है रिजिड बॉडी के बारे में, डेड पिंड के बारे में। ठीक है, रिजिड बॉडी क्या होती है, डेड पिंड क्या होता है, इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखें तो रिजिड बॉडी क्या होती है, डेड पिंड क्या होता है, ये चीज हम लोग को जानना है। ठीक है, तो सबसे पहले सिंपली हम समझ लेते हैं डेड पिंड के बारे में। ठीक है, रिजिड बॉडी क्या होता है। ठीक है, तो रिजिड बॉडी क्या है, रिजिड बॉडी के बारे में बताया जाता है कि जब किसी बॉडी पर, जब किसी वस्तु पर कोई चाहे पिंड हो, उस पर इतना बल लगाया जाए, तब पर भी अधिक से अधिक बल लगाया जाए, लेकिन तब पर भी उसमें कोई भी डिफॉर्मेशन ना आए। ठीक है, उसमें कोई भी डिफॉर्मेशन ना आए, मतलब उसमें बल तो लगाया जा रहा है, तो बॉडी है उससे बल तो लगाया जा रहा है, लेकिन बल लगाने के कारण जो है उस पिंड में कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है, मतलब कि उसकी आकृति में बिल्कुल भी बदलाव नहीं हो रहा है। तो ऐसे पिंड को हम लोग क्या कहते हैं, डेड पिंड कहते हैं, रिजिड बॉडी कहते हैं। तो रिजिड बॉडी है क्या जी, कि रिजिड बॉडी ऐसी कोई है ही नहीं जिस पर बल लगाया जाए, बहुत ज्यादा बल लगाया जाए तो उसमें डिफॉर्मेशन ना हो। ठीक है, डिफॉर्मेशन बहुत कम मात्रा में ही होगा, लेकिन होगा। ठीक है, तो ऐसे पिंड जिन पे बल लगाने पर, बहुत ज्यादा बल लगाने पर बहुत ही कम डिफॉर्मेशन होता है। ठीक है, बहुत ही कम डिफॉर्मेशन होता है, या फिर नाव के बराबर डिफॉर्मेशन होता है, उसे हम लोग क्या करते हैं, रिजिड बॉडी कहते हैं। उसे हम लोग रिजिड बॉडी कहते हैं, जिसमें बल लगाने पर बहुत ही कम डिफॉर्मेशन होता है, उसे लोग रिजिड बॉडी कहते हैं। इंजीनियरिंग में जो है मटेरियल जो हम यूज करते हैं, जैसे आयरन वगैरह जो है, ये सब जो है रिजिड बॉडी मान लिया जाता है। ठीक है ना, तो ये हार्ड मटेरियल से बने होते हैं, रिजिड बॉडी मान लिया जाता है। तो आइए डिफिनेशन को पढ़ते हैं, रिजिड बॉडी का डिफिनेशन क्या यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ बताया गया उस पिंड को डेड पिंड कहते हैं जिस पर अधिक बल लगने पर भी विरूपण यानी डिफॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, वही बात यहाँ बताई गई है। क्या बताई गई है कि उस पिंड को डेड पिंड कहते हैं जिस पर अधिक बल लगने पर भी विरूपण यानी कि डिफॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, आगे बताया गया वास्तव में कोई भी डेड पिंड होना संभव नहीं है, जैसा कि हमने आपको पहले बताया, परंतु इंजीनियरिंग प्रयोग में उसे द्रवपिंड मान लिया जाता है जिसे बल लगाने पर उसके आकार में बहुत कम अथवा नगण्य परिवर्तन होता है। ठीक है, जिसमें बहुत कम परिवर्तन हो रहा हो या फिर नगण्य मतलब बहुत से कम, जिसको न के बराबर मान सकते हो, उसको हम लोग द्रवपिंड कहते हैं। इस परिवर्तन से बलों के प्रभाव पर अधिक अंतर नहीं पड़ता है, और ये जो परिवर्तन होता है उससे बलों के प्रभाव में कोई अंतर नहीं पड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे लोग रिजिड बॉडी कहते हैं। आप लोगों को इस डिफिनेशन को अपने कॉपी में नोटबुक में नोट कर लेना है। ठीक है, वीडियो देख के ही नोट करिए, लेकिन नोट करिए और अपना एक नोटबुक तैयार कर लीजिए एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे की डिफिनेशन को देखते हैं। आगे की डिफिनेशन क्या है, द्रव्यमान मास। द्रव्यमान क्या होता है, किसी पिंड या वस्तु में, किसी पिंड या वस्तु में द्रव या पदार्थ के परिमाण की वास्तविक मात्रा, द्रव्य या पदार्थ की परिमाण की वास्तविक मात्रा यानी क्वांटिटी ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मैटर को उस पिंड का द्रव्यमान यानी कि मास कहते हैं। इसका मान सभी स्थानों पर समान होता है, इसका मान सभी स्थानों पर समान होता है। इसका क्या मतलब, हम लोग जानते हैं मास क्या होता है, कैपिटल, ये क्या होता है स्मॉल,
एम जी क्या होता है, स्मॉल एम जी। यहाँ पे बात हो रही है स्मॉल एम की। स्मॉल एम क्या कहा गया है, मास कहा गया है। तो स्मॉल एम में जी का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या बन जाता है, तो बन जाता है कैपिटल एम, या फिर इसको कर सकते हैं वेट, डब्ल्यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसलिए जो ये मास है वो हर जगह क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यू होती है। ठीक है, तो वही बात यहाँ बताया गया है, जिसका मान सभी स्थानों पर क्या होता है, समान रहता है। ठीक है, तो इस डिफिनेशन को आपको याद कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट वन स्लाइड और देखते हैं। यहाँ पे बात की है वेट का, इसको यहाँ पे भार की बात की गई है। तो भार क्या होता है, तो इसमें भार के बारे में दिखाया गया है W इक्वल टू एम जी। ठीक है, W इक्वल टू एम जी। ठीक है, कभी कभी भार को जो है इस कैपिटल एम से भी दिखाया जाता है। ठीक है, यहाँ बताया गया है स्मॉल एम क्या है, साथ ही मतलब किसमें क्या है, ये मॉस है हमारा। ठीक है, और ये हमारा, और ये हमारा गुरुत्वीय त्वरण है। ठीक, यहाँ बताया क्या गया डिफिनेशन में, डिफिनेशन बताया गया है किसी वस्तु का भार वह बल है, किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे पृथ्वी उसे वस्तु की, जिससे पृथ्वी उस वस्तु की मात्रा को गुरुत्वाकर्षण बल से अपनी ओर आकर्षित करती है। किसी पिंड का भार वह बल है जिससे गुरुत्वाकर्षण, जो पृथ्वी है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल उसे नीचे की ओर खींचता है, वही क्या होता है, उसका भार होता है। पृथ्वी का जो आकर्षण बल होता है, जिस आकर्षण बल से किसी वस्तु को अपनी ओर खींचता है, वो उसका भार कहलाता है। ठीक है, यही बात यहाँ पे लिखी गई है। किसी वस्तु का भार, का भार वह बल है जिससे पृथ्वी उस वस्तु की मात्रा को अपने गुरुत्वाकर्षण बल से अपनी ओर आकर्षित करती है। तो दिखाया किस जाता है, W इक्वल टू एम जी से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, आगे क्या है हम लोग के पास, आगे जो नए डिफिनेशन है, इम्पोर्टेंट कुछ डिफिनेशन हम लोग देख रहे हैं। उसमें न्यू डिफिनेशन जो हमारे पास है वो क्या है, वो हमारा है बल, मतलब कि फोर्स। फोर्स के बारे में हमको जानना है कि फोर्स क्या होता है, बल क्या होता है, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, बल के बारे में हम लोग पहले यहाँ पढ़ चुके हैं, क्लास 9, 10, 11 भी हम पढ़े हुए हैं। उसमें ये सब चीजें पहले से ही पढ़ाई गई है कि बल क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, हम लोग को केवल रिविजन कर लेना है। ठीक है, अगर एग्जाम में छोटी छोटी डिफिनेशन आती है तो छोड़ के नहीं आना है, उन डिफिनेशन को हमें लिख करके आना है। तो देखिए यहाँ क्या बताया गया है बल के बारे में। बल के बारे में बहुत सिंपल सी डिफिनेशन है कि बल वह कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। ठीक है, क्या बताया गया यहाँ पे, बल वह कारक है, सेकेंड यहाँ बताया गया बल वह कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। ठीक है, बल लगाएंगे तभी एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी वस्तु को हम स्थापित कर सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, कार्य हो जाएगा। अगर हम कोई काम कर रहे हैं और वो करने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन वो हो नहीं रहा है, तब पर भी उसमें बल लगेगा। ठीक है, तो ऐसी चीजों को हम लोग बल कहते हैं। जैसे दीवार को धक्का दे रहे हैं, दीवार को धक्का देंगे तो दीवार तो घिसकेगा नहीं, लेकिन बल क्या होगा, हमारा फोर्स होगा। ठीक है, करने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए कहा गया है बल वह कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति परिवर्तन कर देता है। ठीक है, कर देता है या फिर करने का प्रयास करता है। ठीक है, आगे क्या बताया गया है, बल एक सदिश राशि है। बल क्या है, एक सदिश राशि है, बल में दिशा भी निहित होती है। ठीक है, आगे बताया गया मीट्रिक प्रणाली, मतलब कि एम के सिस्टम में इसकी इकाई कितनी होती है, इसकी इकाई होती है केजी एफ। केजी एफ का मतलब सिंपली केजी ही है। ठीक है, केजी एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, किसमें करते हैं, एम के सिस्टम में
बल का मात्रक kgf, मतलब इसे सिंपली साधारणतः क्या कहता है, हम बताएंगे इसको साधारणतः केजी लिख सकते हैं, लिखते हैं। और अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में इसे क्या कहते हैं, एसआई में इसको न्यूटन कहते हैं। न्यूटन को सिंपली क्या लिखते हैं, यंग से लिखते हैं, सिंपली कैपिटल यंग का यूज करके इसको लिखा जाता है। ठीक है। सीजीएस सिस्टम में बल का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक डाइन होता है। सीजीएस सिस्टम बल का मात्रक क्या है, डाइन है। यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसको याद रखना है। एमकेएस सिस्टम में बल का मात्रक केजी होता है, एसआई सिस्टम बल का मात्रक न्यूटन होता है, सीजीएस सिस्टम में बल का मात्रक डाइन होता है। ठीक है, याद रखिए। यहाँ बताया है 1 केजी ऑफ, मतलब 1 किलोग्राम क्या है, 1 केजी ऑफ 1 का भार है। ठीक है, और नीचे क्या होता है कि 1 किलो जो होता है वो 10 न्यूटन के बराबर होता है। 1 केजी जो होता है वो 10 न्यूटन के बराबर होता है। ठीक है, 1 केजी क्या होता है, 10 न्यूटन के बराबर होता है। ठीक है, तो 1 केजी हम लोग बल लगाएंगे वो किसके बराबर होगा, 10 न्यूटन के बराबर होगा। और 1 न्यूटन 10⁵ डाइन होता है। 1 न्यूटन 10⁵ डाइन होता है। 1 न्यूटन 10⁵ डाइन होता है। 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, 10⁵ डाइन होता है। और 1 केजी किसके बराबर होता है, 10 न्यूटन के बराबर होता है। और 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, 10⁵ डाइन होता है। बार बार हम इसलिए बोल रहे हैं ताकि जब आप इस वीडियो को देखें तो आपको याद हो जाए। ठीक है, दोबारा से बैठ कर उसको रखने की जरूरत ना हो, बस डिवीजन मात्र आपको करना रह जाए। ठीक है, इसलिए बातों को ध्यान से सुनिए और इसे याद करने की कोशिश करिए। आगे जैसे हम लोग बढ़ेंगे अगले चैप्टर की तरफ, न्यूमेरिकल आएंगे, न्यूमेरिकल में ये सारी चीजें काम आने वाली है। उस समय आपको पीछे मुड़ के देखने की आवश्यकता ना हो, इसलिए आप इसी समय ध्यान से वीडियो को देखकर इसका नोट डाउन करके नोट्स बनाते चलिए ताकि आपका समय बर्बाद ना हो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है स्टेट ऑफ मोशन एंड रेस्ट। स्टेट ऑफ मोशन एंड रेस्ट। स्टेट ऑफ मोशन क्या होता है, स्टेट ऑफ मोशन एंड रेस्ट से क्या मतलब है। मोशन का मतलब हम समझ रहे हैं जब कोई वस्तु गति में हो। रेस्ट का मतलब जब उसमें किसी भी मतलब वेलोसिटी क्या हो, वेलोसिटी 0 हो, उससे हम लोग कहते हैं रेस्ट में होना। ठीक ना, वेलोसिटी 0 हो तो कहते हैं रेस्ट में होना। ठीक है, मोशन का मतलब वो समझ रहे हैं जब कोई वस्तु गति कर रही हो, ठीक है, आगे की तरफ बढ़ रही हो या अपने एक्सिस को रोटेट कर रही हो। ठीक है, कुछ हो सकता है लेकिन वो मोशन है। ठीक है, रेस्ट का क्या मतलब है कि कोई मोशन उसमें ना हो रहा हो, देखिए एकदम स्थिर अवस्था में हो, जिसमें कहते हैं कि रेस्ट की कंडीशन में वो है। ठीक है, तो यहाँ क्या बताया गया है, जब कोई जब कोई वस्तु किसी मानी हुई दूसरी वस्तु के सापेक्ष अपनी स्थिति समय के साथ साथ बदलती है, उसे गति अवस्था में कहा जाता है, अर्थात गति अवस्था में वस्तु चल रही होती है। ठीक है, तो यहाँ बताया गया है जब कोई वस्तु किसी मानी हुई दूसरी वस्तु के सापेक्ष, मानी हुई दूसरी वस्तु के सापेक्ष मतलब कि जैसे दोनों ही वस्तु मोशन कर रही हो तो एक दूसरे को क्या लगेंगे, स्थिर ही है। ठीक है, जैसे दो बसें साथ में चल रही हैं तो दोनों बसें एक दूसरे को देखेंगे, अगर समान स्पीड से है तो लगेगा कि दूसरा बस क्या है, स्थिर अवस्था में ही है। लेकिन एक बस रुकी हुई है, उसमें आप है, और एक बस क्या है, गति कर रही है, तो ये है कि हाँ इसके अपेक्षा ये क्या है, मोशन में है। ठीक है, तो इसे कहा जाएगा मोशन में। तो यही बात यहाँ पे लिखी गई है, कुछ इस तरीके से कहा गया इसको। जब कोई वस्तु या पिंड किसी मानी हुई दूसरी वस्तु के सापेक्ष अपनी स्थिति समय के साथ साथ बदलती है तो उसे गति अवस्था में कहा जाता है, अर्थात गति अवस्था में वस्तु चल रही होती है। गति अवस्था में वस्तु क्या करेगी, चल रही होती है। ठीक है, इसके विपरीत क्या है, इसके विपरीत जब कोई वस्तु किसी मानी हुई वस्तु के सापेक्ष
ठीक है। इसके विपरीत जब कोई वस्तु किसी मान्य हुई वस्तु के सापेक्ष अपनी स्थिति नहीं बदलती है तो वस्तु को स्थिर या फिर विरामावस्था में कहा जाता है। ठीक है। इसके विपरीत जब कोई वस्तु किसी मान्य हुई वस्तु के सापेक्ष अपनी स्थिति नहीं बदलती है तो इसे स्थिर या फिर विरामावस्था में कहा जाता है। ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर कोई भी ये गति में भी है लेकिन ये क्या स्थिर है तो इसके सापेक्ष ये क्या है स्थिर है। अगर ये भी स्थिर है और ये भी स्थिर है इसके सापेक्ष क्या है ये स्थिर है। ठीक ना। तो जिसमें कोई मोशन नहीं होगा वो स्थिर होगा। ठीक है। जैसे जब दो वस्तुएं का समान वेग से एक दिशा में चल रहे हैं तो वे एक दूसरे के सापेक्ष स्थिर अवस्था में होंगी। ठीक है। जब दोनों चल रहे हैं एक ही स्पीड से चलेंगे तभी एक स्पीड से चल रही है मान लीजिए कि 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड से भी चल रही है 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड से भी चल रही है एक दूसरे के सापेक्ष क्या है स्थिर होंगी। ठीक है। ये चीजें आप पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है। ये क्लास 9 10 या उससे भी कम क्लासों में भी ये पढ़ाया जा चुका है तो आपको ये चीजें बहुत ही अच्छे से समझ में आ रही। अप्लाइड मैकेनिक्स में ये सब बेसिक डिफिनेशन आपको रिवीजन कराया जा रहा है ताकि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना आए। जो भी पुरानी चीजें हैं वो आपको एक बार से रिवीजन हो जाए आप उसको एक बार याद कर लें। ठीक है। ताकि जो हम लोग आगे का चैप्टर कर रहे हो उसमें किसी भी प्रकार की आपको समस्या का सामना ना करना पड़े। ठीक है। आप लोगों के सामने पहले ही बताया है कि आप लोगों को करना क्या है। करना ये है कि आप लोगों को एक साइंटिफिक कैलकुलेटर 88 है इसका जो है मार्केट से खरीद लेना है। ठीक है। जो कि आपको 350 से 400 तक का रेट में मार्केट में अवेलेबल होगा। कैसियो का लेंगे तो काफ़ी अच्छा रहता है हमने उसे यूज किया है। ठीक है। तो आप एक साइंटिफिक कैलकुलेटर ले लीजिएगा जिसका यूज हम लोग अप्लाइड मैकेनिक्स में कर सकते हैं एग्जामिनेशन के टाइम में भी कर सकते हैं। ठीक ना। एग्जामिनेशन के टाइम में करना ही होता है बिना मतलब कि कैलकुलेटर के आपको उसको सॉल्व करने में बहुत ही ज़्यादा समय ले लेंगे इसलिए आपको परमिशन दी जाती है कि आप कैलकुलेटर साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। एक मिनट रुकिए हम आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर भी दिखाते हैं किस तरीके का आपको कैलकुलेटर लेना है। ठीक है। एक सेकेंड स्टॉप शेयरिंग। कैलकुलेटर ये नहीं ये नहीं क्या 82 MS लिखा हुआ है। ये कैलकुलेटर आप लोग मार्केट से परचेज कर लेंगे और यहाँ जो रेट दिखा रहा है वो 494 दिखा रहा है। ये ऑनलाइन महंगा है लेकिन जब ऑफलाइन आप लेंगे तो ये आपको और भी सस्ते में 350 से 400 रुपये में आपको मिल जाएगा। जब ऑफलाइन लेंगे जाके मार्केट से परचेज करेंगे तो आपको सस्ता ये पड़ सकता है। ठीक है। आप ये वाला कैलकुलेटर ले लेंगे उसमें देख लेंगे बहुत सारी की है जो आपको यूज करना सीखना होगा। ठीक है ना। तो आप इसे परचेज कर लीजिए मार्केट से। ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने टॉपिक पर वापस चलते हैं। ठीक। तो इसे हमने देख लिया अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मोशन। ठीक है। अगला टॉपिक होगा हमारा वो क्या होगा वो होगा टाइप्स ऑफ मोशन गति के प्रकार। ठीक है। तो गति कितने प्रकार के हैं यहाँ पे देखते हैं। यहाँ बताया गया है सर रेखीय
गति, ठीक है, वक्र गति और घूर्णन गति मतलब रोटेशनल मोशन, ठीक है। ये क्या चीज है, इस चीज को हम लोग को यहाँ पे समझना होगा। देखिए एक एक करके हम लोग इसको समझते चले जाते हैं। क्या है, बहुत ही इजी है और हम लोगों से पढ़ भी चुके हैं पिछले की क्लासों में, ठीक है। यहाँ बताया गया है जब किसी कण का गतिमान पथ एक सरल रेखा होती है तो उसे उस कण की गति सरल गति कहलाती है। जब किसी कण की गति कैसे होती है, सरल रेखी होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सरल रेखी गति कहते हैं। कुछ ज्यादा नहीं है, देखो बस पढ़ना है क्या है। जब किसी कण का गति पथ एक सरल रेखा होती है तो उस कण की गति सरल रेखी गति कहलाती है, ठीक है। जब किसी कण की गति पर एक सरल रेखी होती है तो उस कण की गति सरल रेखी गति कहलाती है, ठीक है। आगे क्या है, जब किसी कण का गतिमान पथ कोई वक्र होता है, जब किसी कण का गतिमान पथ कोई वक्र होता है तो उस कण की गति क्या कहलाती है, वक्रित गति कहलाती है। गतिपथ कैसा होगा, वक्र होगा, तो क्या कहलाएगा, वक्रित गति कहलाएगा, ठीक है। जब किसी गतिपथ कैसा होगा, एक सरल रेखा होगा तो सरल रेखी गति कहलाएगा, और जब कोई वक्रित होगा तो क्या कहलाएगा, वो वक्रित गति कहलाएगा, ठीक है। जब कण का गतिपथ वृत्ताकार होता है, जब कण का गतिपथ कैसा होता है, वृत्ताकार होता है, जिसकी गति कैसे कहलाती है, घूर्णन गति कहलाती है, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल सिंपल डेफिनेशन है जो आपको इसको सबसे पहले बार बार बता रहे हैं, इसको आप अपने भाषा में अपने शब्दों में जिससे आप लिख लेंगे, ठीक है। अपना नोट्स जरूर से बनाएं, अगर नोट्स नहीं बनाएंगे तो फिर यूट्यूब पर वीडियो देख के पढ़ने से या फिर ऑनलाइन जूम से पढ़ने से कोई भी फायदा आपको नहीं होने वाला है। देख करके भूल जाएंगे आप, आपको इसको राइट डाउन कर लेना है, लिख लेना है टॉपिक को। जब अपने शब्दों में आप लिखेंगे, समय देंगे तो आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। एक बार लिखने से उसके बाद पढ़ने से चीज़ें याद हो जाती हैं, ठीक है। तो आपको इतना मेहनत करना पड़ेगा कि आपको लिखना तो जरूर है, ठीक है। खास करके जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं टेक्निकल, उसमें मेन फोकस देने की आवश्यकता है, क्योंकि यही सब्जेक्ट हैं जो आपके भविष्य का निर्धारण करेंगे। जब आगे आप कंपटीशन का एग्जाम देंगे तो वहाँ पर भी ये सारी चीज़ें आपको फिर से पढ़ने की आवश्यकता होगी, तो उस समय अगर नोट्स रखे रहेंगे तो ये आपकी काफ़ी मदद करेगी, ठीक है। तो बात को मानिए और नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखते हैं कौन सा टॉपिक है हमारे पास। देखिए और दूरी तथा विस्थापन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पढ़ते हैं हम लोग। डिस्टेंस दूरी के बारे में हम जानते हैं, कम समय में तय की गई मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, किसी दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को, न्यूनतम सीधी दूरी को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। तो यहाँ पे हम दे लेते हैं, यहाँ पे किस तरीके से आपकी बुक में किस तरीके से डिफाइन किया गया है, इन चीजों को हम लोग यहाँ समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है कि जो आपके बुक में दिया गया है आप उसी तरीके से या फिर उसी डिफिनेशन को लिख कर आए। आप अपने भाषा में जिस तरीके से आप उसे समझते हैं उस तरीके से भी एक्सप्लेन करके आ सकते हैं, बशर्ते शब्दों का चयन अच्छा होना चाहिए, ठीक है। बहुत ही लोकल वर्ड का यूज नहीं करना है, ठीक है। अच्छे शब्दों का चयन करके आप वहाँ पे लिख के आ सकते हैं, अपना नोट्स अपनी भाषा में आप बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे क्या बताया गया है, यहाँ बताया गया है कि किसी वस्तु या कण द्वारा किसी दिशा में तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। किसी दिशा में किसी वस्तु या कण द्वारा किसी भी दिशा में, किसी भी दिशा मतलब किसी भी दिशा में, डायरेक्शन से मतलब नहीं है, किसी भी दिशा में तय किए गए मार्ग की लंबाई या फिर पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है या दूरी तय किए हैं, पथ की मार्ग की लंबाई तय की है, इसी को हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। किसी भी दिशा में दूरी जो है अदिश राशि है,
इसमें डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं है, बिना डायरेक्शन के यहाँ पे बात की जाती है। इसीलिए यहाँ पे कहा क्या गया है, यहाँ पे कहा गया है किसी वस्तु द्वारा या कण द्वारा किसी भी दिशा में तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। पथ की लंबाई में या फिर मार्ग लंबाई को दूरी कहते हैं। यह एक सदिश, यह एक अदिश राशि है। ठीक है, ये क्या है, अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, इसकी क्योंकि इसमें कोई दिशा नहीं। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे क्या बताया गया है, आगे बताया गया किसी वस्तु द्वारा, किसी वस्तु या कण द्वारा किसी निश्चित दिशा में, आप क्या या निश्चित दिशा में, हम बात कर रहे हैं विस्थापन की बात कर रहे हैं। ठीक है, किसी वस्तु द्वारा एक सकते हैं, यहाँ पर विस्थापन की बात करना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ बताया गया है किसी वस्तु द्वारा, किसी वस्तु या कण द्वारा किसी निश्चित दिशा में तय किए गए पथ की लंबाई को विस्थापन कहते हैं। किसी निश्चित दिशा में, किसी निश्चित दिशा में तय किए गए पथ की लंबाई को विस्थापन कहते हैं। अथवा किसी कण का विस्थापन उसके दो निर्देशित बिंदुओं के बीच सरल रेखा में मापी गई लंबाई होती है। ठीक है, अतः कण की न्यूनतम पथ की लंबाई को ही विस्थापन कहते हैं। ठीक है, पथ की न्यूनतम लंबाई को ही विस्थापन कहते हैं। इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। मान लेते हैं एक पॉइंट यहाँ पर ए है और यहाँ पर एक पॉइंट कोई बी है। ठीक है, ए से बी जाने के लिए मान लीजिए हमने ऐसे ऐसे रास्तों का प्रयोग किया। ठीक है, ये मार्ग की लंबाई अधिक हो गई। ठीक है, और दूसरा रास्ता इस तरीके से तय किया कुछ, ठीक है, तीसरा रास्ता हमने सीधे तय किया। ठीक है, अगर हमने किसी भी तरीके से रास्ते को तय किया है, ठीक है, लेकिन विस्थापन क्या होगा, ए से बी तक के बीच का न्यूनतम जो दूरी होगा वही हमारा क्या होगा, विस्थापन। ठीक है, तो ए से बी तक का न्यूनतम दूरी क्या है, इसलिए जो मिला देंगे तो यही हमारा विस्थापन हो जाएगा। ठीक है, विस्थापन का मतलब कि पहली जो पोजीशन थी या बाद की जो पोजीशन है उनके बीच का अंतर। ठीक है, उनके बीच में सीधी रेखा में क्या अंतर है उसी को विस्थापन कहते हैं। कितना लंबाई तय करके हम आए हैं इससे मतलब नहीं होता है, लेकिन विस्थापन में दिशा का मतलब होता है। इसलिए यह क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, सदिश राशि होती है। विस्थापन हमारा सदिश राशि होता है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कौन से टॉपिक है हमारे पास पढ़ने के लिए। अब देखिए, अब हमारे पास है स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है, स्पीड एंड वेलोसिटी है हमारे पास पढ़ने के लिए। स्पीड क्या होती है, स्पीड हम लोग जानते हैं। सबसे पहला स्पीड और वेलोसिटी में क्या अंतर है। स्पीड का भी फॉर्मूला सेम है, ठीक है, वेलोसिटी का भी फॉर्मूला एकदम सेम है। बस अंतर इतना है कि स्पीड हमारा जो होता है वो हमारा अदिश राशि होता है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी होता है, और वेलोसिटी क्या होता है, सदिश राशि होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। बस दोनों में इतना ही अंतर है, बाकी सारी चीजें सेम है। ठीक है, तो इसके बारे में और डिटेल से हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए हम लोग इतना रख देते हैं। आप लोग जितना पढ़ाया गया है उतने का नोट्स बना लीजिए, ये बहुत ही जरूरी है। ठीक है, और बाकी आगे भी पढ़ने की कोशिश करिए। अगर आपके पास बुक है तो बुक से आप आगे भी पढ़ने की कोशिश करिए, नहीं तो ग्रुप वगैरह में भेज दिया जाएगा पीडीएफ आपके बुक का, तो वहाँ से पढ़िए, लेकिन पढ़िए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।